तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कौन से जरिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला लोक अदालत। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मेरा और कंज्यूमर बोल रहा हूँ, मेरा और बिजनेस के बीच में है ना कोई चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी हो गया, डुप्लीकेट सामान मिल गया या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोक अदालत में जा सकता हूँ। मतलब क्या आप बोल सकते हैं, एक तरीके का कोर्ट ही बोलते हैं जिसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, एक तरीके का कोर्ट से है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मैं और जो बिजनेस है आमने सामने बैठेंगे, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आज मतलब एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरा कोई नुकसान हुआ है तो मैं कंपनी के खिलाफ बोल सकते हैं को केस करूँगा, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लोक अदालत के तहत क्या होता है कि मैं और वो कंपनी आमने सामने बैठेंगे और हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। तो यार इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे नहीं जाते, नॉर्मली क्या होता है हम लोग कॉल पे बात करते हैं, फिर जो कंपनी है उसके साथ डायरेक्ट बात करते हैं, बिजनेस के साथ डायरेक्ट बात करते हैं और हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड आता है जनहित याचिका, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के नाम से क्या बोलते हैं, जानते रहोगे। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कोई सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, सॉरी, सोसाइटी है, वहाँ पे कोई राइट्स नहीं मिल रहे, कुछ राइट टू एजुकेशन वगैरह हम लोग ने जो राइट्स पढ़े थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं PIL फाइल कर सकता हूँ कि यहाँ पे इन लोग को राइट्स नहीं मिल रहे, मतलब कि जनरल पब्लिक के लिए राइट्स नहीं मिल रहे, उन लोग को जो राइट्स मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे। तो आपने देखा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है जनहित याचिका पे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन वगैरह मिलना चाहिए, तो ये सब उनको नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए जो लड़ाई होती है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं PIL। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे को अकेले को नहीं मिल रहा है टू एजुकेशन, तो ये PIL के जरिए नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जैसे कि सोसाइटी रहते हैं, आजू बाजू वाले एरिया बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उन लोग सबको, जितने भी लोग हैं सबको नहीं मिल रहा है, तो ये PIL के जरिए आएगा, मतलब कि PIL के तहत आएगा। तो यहाँ पे सिंपल मतलब समझ लो कि जनहित याचिका मतलब कि यहाँ पे मेरा सोसाइटी, मतलब मेरा एरिया आप बोल सकते हैं, या सोसाइटी का इंटरेस्ट उनको नहीं मिल रहा है, सोसाइटी के जो राइट्स थे उनको नहीं मिल रहे, तो उसके ज़रिए उसके लिए हम लोग PIL फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट्स है वो मिल सकता है हमको आगे। तो यहाँ पे इतना समझ लो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। हाई कोर्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा केस है, एक छोटा सा एरिया के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मुंबई के लिए, बराबर, मुंबई के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, मुंबई के लिए जो होगा वो हाई कोर्ट में होगा। लेकिन हो सकता है आधे से ज़्यादा इंडिया का हो तो वह कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, मतलब कि जो नेशनल लेवल पे होता है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए एक पहले छोटा सा, एक क्या बोलते हैं, छोटे से 5 लोगों का ये क्या बोलते हैं, इसके तहत फाइल किया गया था, लेकिन वो 5 से 500 हो गए, 1000 हो गए, 1 करोड़ हो गए, ऐसे करके बढ़ते गए। तो यहाँ पे फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर यहाँ आता है रीएड्रेसल फोरम। रीएड्रेसल फोरम के अंदर हम लोग के पास 3 लेवल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो ये हम लोग को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो यहाँ पे आप ये तीनों जगह पे जाके आपका क्या बोलते हैं, आप इंसाफ पा सकते हो। पे आते हैं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम निकालती है। जैसे कि 15 मार्च को हम लोग को कैसे इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे रहता है, और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे। ये तो अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि उस दिन में है ना हम लोग, गवर्नमेंट जो रहती है वो अवेयर करती है कंज्यूमर को कि आपको बिल लेना चाहिए वगैरह। मतलब मेनली क्या होता है कि बिल नहीं लेते लोग, इसके लिए तो बिल लेना चाहिए, उनके राइट्स उनको पता रहना चाहिए, वो जो भी हम लोग ने पहले पढ़े राइट्स वगैरह, जो भी चीज़ें पढ़ी वो सब उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उनको वो बताते हैं। फिर यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि 2005 में इन लोग ने क्या बोलते एक स्लोगन निकाला था, जागो ग्राहक जागो करके। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उन लोग जागरूक कर रहे क्या बोलते कंज्यूमर को कि उनको बिल लेना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो इंडिया में अभी एक्टिव है, जो कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो उनसे क्या होगा कि कंज्यूमर का अगर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली आगे जाके फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे आते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मतलब कि जो वेलफेयर फंड रहते हैं जो कंज्यूमर के लिए रहते हैं, वो कंज्यूमर की भलाई के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल विलेजेस में देखा रहेगा कि अभी सड़कें बन रही है, स्कूल बन रही है, तो वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में से आ रहे हैं। तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो भी लोग कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसे डालेंगे तो वो जो पैसे वो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए लगेंगे, जैसे रोड बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना वगैरह वगैरह। फिर यहाँ आता है लेजिस्लेटिव मेजर। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं एक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, जो कि कंज्यूमर के लिए अच्छे, जैसे कि सेल ऑफ गुड है, मतलब कि जिसके अंदर सेल बराबर होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर ऐसे यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्सपायर सामान नहीं बेचने का है, यहाँ पे जितने दिन तक वैलिड है उतने दिन तक रखने का, फिर जाके फेंक देने का वगैरह वगैरह। और फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। मेजर एक मतलब कि जो वेट दे रहे, फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई चीज़ लेने गए 1 किलो की जगह कम आ गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ये एक्ट उन लोग को फॉलो करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप है, मेरी एक शॉप है, मैं वहाँ पे सारी चीज़ बेचता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को ये जितने भी एक्ट है उसको फॉलो करना होगा। अगर मैं कोई किसी को गलत सामान बेच देता हूँ, गलत सामान इन द सेंस डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं एक्सपायर्ड सामान, तो ये नहीं करने का हम लोग को। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पहले भी बात कर चुका। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ है वो कभी हुई थी, मतलब कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कभी आया था 24 दिसंबर 1986 के अंदर, जिसको अमेंड कभी किया 9 अगस्त 29 को अमेंड कर दिया। तो ये चीज़ें तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये क्यों आया था यहाँ पे ना 1896 का जो था ना, सॉरी 1986 का जो था ना, वो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि कंज्यूमर के लिए नहीं थी। जैसे कि पहले ई कॉमर्स नहीं था, तो ई कॉमर्स के लिए कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ये नहीं था, रूल नहीं था। तो यहाँ पे 2019 के अंदर ये भी चीज़ें ऐड कर दी। यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरे को दिल्ली में जाके वो केस को लड़ना पड़ता था, मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली में जाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पे 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया, तो कि यहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले बताया था कि रीएड्रेसल हम लोग का है आगे, मतलब कि थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था कि रीएड्रेसल फोरम हम लोग को आगे है। तो यहाँ पे वो एकदम डिटेल में बताया। तो यहाँ पे 3 कमीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो मेरे साथ कोई धोखा होता है या फिर फ्रॉड होता है बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे साथ कोई डिस्प्यूट होता है या मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहता है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। जैसे कि अगर मेरा 1 करोड़ से नीचे का कोई प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ चीज़ है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, जैसे कि फ्लैट वगैरह, तो मैं कहाँ जाऊँगा, स्टेट कमीशन के पास जाऊँगा। और 10 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पे बंगलो वगैरह आता है, तो वहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं जाऊँगा नेशनल कमीशन के पास। और यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाता हूँ और उन लोग मेरा जो केस है वो खारिज कर देते हैं या फिर लेने से मना करते, लेने से मना नहीं, मतलब कि बोलते हैं कि मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ले तो लिया आपका, मतलब कि जो भी केस है वो ले तो लिया, लेकिन आप उसके जो फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप वहाँ से स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। सिमिलरली स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, और नेशनल कमीशन के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाते हो तो वहाँ पर चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या होता है कि एक एरिया ले लो, फॉर एग्जांपल के लिए आपका मुंबई ले लो, तो मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो वहाँ पे जाके आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आप क्या बोलते हैं, आप केस फाइल कर सकते हो कंपनी के खिलाफ या बिजनेस के खिलाफ कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, आप बोल सकते हैं, या इसने मेरे को गलत सामान बेचा है। तो ऐसा करके आप ले सकते हो, उसका बिल वगैरह दिखा सकते हो, बराबर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक सब एग्जांपल के लिए एक मैंने लैपटॉप लिया 55 लाख का, एग्जांपल बता रहा हूँ 55 लाख का होता नहीं है, एग्जांपल के लिए बताते हैं। 55 लाख का कोई भी चीज़ लिया, कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल फ्रिज ले लिया बराबर, या फ्लैट ले लिया, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका जो मतलब दिमाग में है वो ले लो बराबर, वो मैंने लिया। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है कि मेरे को इसने बहुत ज़्यादा महंगा दे दिया या फिर इसने मेरे को सही प्रोडक्ट दिया नहीं, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके साथ पहले बात करूँगा, मतलब जिससे मैंने खरीदा उसके साथ बात करूँगा। अगर वो बोलता है कि मैंने तो बराबर दिया, सब ठीक है, तो मैं वहाँ पे जो बिल रहेगा वो लेके जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ हुआ है, बराबर। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा केस कितने का है, 55 लाख का। तो 55 लाख का केस लेके मेरा जो बिल है मैं बताऊँगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, ये मेरा बिल है, ये मेरा केस है। तो यहाँ पे उन लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, उन लोग ले लेंगे, क्योंकि उन लोग को भी अगर वैलिड लगता है तो उन लोग भी ले लेंगे। क्यों, जैसे कि अगर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला, आपने ऑर्डर किया कुछ भी, फॉर एग्जांपल टीवी ऑर्डर किया 55 लाख का, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत सामान मिला है या फिर आपको डुप्लीकेट सामान मिला है, तो आप वहाँ जा सकते हो। और जो क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो भी तहकीकात करेगी कि उनको लगेगा कि हाँ इन लोग ने सही किया, मतलब कंप्लेंट सही किया, तो वहाँ उन लोग ले लेंगे केस। तो यहाँ पे लेने के बाद जो भी फैसला होगा वो सुना देगी, बराबर। लेकिन फिर वहाँ पे जो फैसला आता है वो आपके खिलाफ आता है, आप बोल सकते हैं, या फिर आपके हित में नहीं आता, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ जान लो कि अगर मेरे को ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्टेट कमीशन के पास। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, सबसे पहले एकदम डिटेल में वो जान लो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमीशन होता है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करोगे, बराबर। तो यहाँ पे होता कौन है, सबसे पहले तो वो जान लो। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि वो क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, बराबर। तीनों में से कोई भी हो सकता है। जो नॉर्मली होता है ना, वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है या फिर क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए उसके पास एटलीस्ट। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग के केस में लेते हैं, रिटायर्ड जज है, बराबर। तो रिटायर्ड जज है और वहाँ पे 2 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी एज 35 से ज़्यादा होनी चाहिए,
और तो और उनके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ वगैरह अकाउंटिंग वगैरह में। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ होनी चाहिए उनके पास, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा कि एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होगी, जज की होगी। कौन से जज की होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की होगी। वो क्वालिफाइड होना चाहिए उस चीज़ के लिए, बराबर। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, बैचलर्स डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस इन लॉ या फिर अकाउंटिंग कंप्यूटरिंग वगैरह वगैरह, और 35 की एज होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे उनका टेनियर कितना होगा, टेनियर मतलब कि टाइम पीरियड, कितने टाइम तक उन लोग यहाँ पे रहेंगे, वो है 5 साल का। मेंबर्स और जज दोनों भी 5 साल का। लेकिन अगर उनकी जो उम्र है वो 65 से ज़्यादा होती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर 65 से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल एक जज था, एक सॉरी 2 मेंबर थे, 2 मेंबर थे, 2 में से एक मेंबर की एज थी 63 और एक की क्या बोलते हैं, एक के ले सकते हैं 40 थी, बराबर। तो यहाँ पे 40 वाले 45 तक रहेंगे, जो 63 है वो 65 तक रहेगा, 2 साल ही रहेगा, और 40 वाला 5 साल रहेगा, बराबर। तो वहाँ पे वो 5 साल तक रहेगा, ये 2 साल तक रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एज लिमिट है 65 की, 65 तक रह सकता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, 5 साल तक का रहता है, या तो अप टू 65 ईयर्स तक उन लोग रह सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन मतलब मेंबर्स के क्वालिफिकेशन क्या है, एज होनी चाहिए 35 से ज़्यादा, एजुकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 1 करोड़ के नीचे के केस ले गए, ऑब्वियसली बात है 1 करोड़ के नीचे के केसेस आए गए। और अगर यहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो यहाँ से जाऊँगा मैं स्टेट लेवल पे, मतलब कि स्टेट कमीशन के पास जाऊँगा। तो इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे स्टेट कमीशन के पास, तो स्टेट कमीशन के पास सबसे पहले कौन सा केस आएगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ वाला केस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कमीशन बना ही इसके लिए कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के केस ले वो। तो यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ के ऊपर है तो नेशनल कमीशन। तो यहाँ क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से मैं खुश नहीं हूँ, बराबर। तो मैं कहाँ गया, स्टेट कमीशन के पास गया कि मैं इधर से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो 55 लाख का था, बराबर, तो मैं 55 लाख वाला लेके स्टेट कमीशन के पास जाऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो यहाँ पे स्टेट कमीशन के पास कौन से 2 तरीके के केस आते हैं, एक तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाला, और एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आया हुआ केस, बराबर। ये 2 चीज़ हो गई। तो स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहता है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो हो सकता है मतलब उसके लिए क्वालिफाइड हुआ। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो मेनली हाई कोर्ट से रिलेटेड, मतलब कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया 4 मेंबर्स होते हैं, तो 4 मेंबर्स होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सेम होगी जो कि हमारे 2 मेंबर्स की थी। जैसे कि क्वालिफिकेशन मतलब कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 35 की एज होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही चीज़ है, सब जगह पे सेम चीज़ है, बराबर। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया स्टेट कमीशन के अंदर क्या क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, कितने साल तक रहेंगे, 5 साल के लिए, यहाँ पे अप टू 67 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि 63 है तो वो 67 तक ही रहेगा, 68 तक नहीं रहेगा, मतलब कि उसकी एज जब तक 67 होती है जब तक रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 63 लिया था, बराबर, तो 64, 65, 66, 67 यानी कि वो 4 साल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी एज 67 हो चुकी है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो यहाँ पे मेंबर्स की एज मैंने बताया सेम चीज़ है सब जगह पे, 35 ईयर्स, बैचलर्स डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस इन लॉ, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कौन से को 2 केस आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आए हुए केस या फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले केस, बराबर। यहाँ पे 2 चीज़ आएगी। अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, नेशनल कमीशन के पास जाऊँगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने जैसे कि बताया कि अगर मेरा जो 55 लाख का केस है तो मैं स्टेट लेवल पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे को पैसे देने पड़ते हैं, ये याद रखना। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट कमीशन के पास जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे 50% या तो 25,000 ऐसा कुछ है, बराबर। तो यहाँ पे अगर स्टेट कमीशन के पास भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, नेशनल कमीशन के पास। तो यहाँ पे भी मेरे को पैसे भरने पड़ गए। अगर मैं 55 लाख का केस जाऊँगा तो यहाँ पे 50% लगता है, ऐसा कुछ लगता है, अब मेरे को परफेक्ट याद नहीं है। 50% और 25,000 लगता है अगर स्टेट कमीशन के पास जाते तो, या फिर और अगर नेशनल कमीशन के पास जाते तो 50% और 35,000 ऐसा कुछ है। अभी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना सा मतलब डायरेक्ट कमीशन के पास और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा स्टेट कमीशन के पास, उन लोग सॉल्व करके। वहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो जाऊँगा नेशनल कमीशन के पास, वहाँ सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
तो नेशनल कमीशन के अंदर कौन होता है, यहाँ पे कौन से केस आते हैं, सबसे पहले तो वो जान लो 10 करोड़ के ऊपर वाले केस या तो स्टेट कमीशन से आए हुए केस। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्या बोलते हैं सॉल्व नहीं होता तो स्टेट वाले पे आके खत्म हो जाता है, उसके आगे उन लोग बढ़ने नहीं देते, क्यों करके बहुत ज़्यादा फीस रहती है इसके लिए। तो यहाँ पे स्टेट वाले जो आते हैं नेशनल कमीशन के अंदर वो केस आते हैं बराबर, और तो रहते हैं जो 10 करोड़ के ऊपर के केस रहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं बराबर। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ऐसा कोई आलतू फालतू मतलब आलतू फालतू नहीं, हाई कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए वो। यहाँ पे भी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन सेम है, 10 साल का एक्सपीरियंस इन लॉ अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, बैचलर्स डिग्री, 35 ईयर्स की एज, यहाँ पे सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं नेशनल कमीशन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 चीज़ें। नेशनल कमीशन देखो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट का बताया, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा, स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस महाराष्ट्र के अंदर है तो महाराष्ट्र के इधर जाऊँगा मैं बराबर, मैं कोई अहमदाबाद वाला मतलब गुजरात के वाला यहाँ नहीं जाऊँगा, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का स्टेट कमीशन के पास जाऊँगा। लेकिन अभी मेरा 10 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो मैं डायरेक्टली इंडिया का जो नेशनल का मतलब नेशनल कमीशन रहेगा डायरेक्टली वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे कौन होता है, एक जज होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। जज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है बराबर। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी दिया हुआ है जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको जानना है तो देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कौन असाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये एकदम खाली दिमाग में बिठा के रख लो, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे हाई कोर्ट का भी बता दो, हाई कोर्ट का भी देख लो, बिकॉज अगर आपको कंफ्यूजन रहता है। देखो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट वही मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों होता है, क्योंकि हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहता है। हाई कोर्ट का कौन मतलब कि हाई कोर्ट का जो जज रहता है वो कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो नेशनल लेवल पे रहता है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। तो ये मतलब इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेंबर जैसे कि बताया 4 मेंबर्स होते हैं और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। 4 मेंबर्स तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कभी हो सकते हैं अगर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 4 नहीं 5 रखो। तो यहाँ पे 10 ईयर सेम है 5 साल का, और जो ऊपर की जो लिमिट है वो जो जज की रहती है सुप्रीम कोर्ट के जज की रहती है वो वाली रहेगी। यहाँ पे पहले क्या था स्टेट कमीशन तक कि हम लोग को 67 था स्टेट कमीशन के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर 65 था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो क्या बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बनता है, जो सुप्रीम जज बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन मतलब कि उसकी जो एज रहेगी जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक बराबर। यहाँ पे मेंबर्स की क्वालिफिकेशन सेम है, वापस से बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरी मतलब कि 10 करोड़ के ऊपर का रहना चाहिए बराबर। अपील अगर मेरे को यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं कहाँ अपील करूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करूँगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस से, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ गया, वहाँ पे मैं गया बराबर, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को फ्रॉड हुआ है वगैरह, तो मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ गया। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास सेटिस्फाई नहीं हूँ तो यहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ से विदिन 45 डेज मैं जाऊँगा स्टेट कमीशन के पास। वहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं था डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ, इसके लिए स्टेट कमीशन के पास जाऊँगा। स्टेट कमीशन के पास मैं गया, वहाँ पे सॉल्व गया, ठीक है। लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग से ही केस स्टेट कमीशन के इधर है तो मैं स्टेट कमीशन के इधर गया बराबर, वहाँ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं विदिन 30 डेज मैं जाऊँगा नेशनल कमीशन के पास। नेशनल कमीशन के पास मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, नेशनल कमीशन के पास मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको चुटकियों का खेल है इसका आंसर लिखने का। मैं थोड़ा सा वापस से रिकैप दे दूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक का केस लेता है, 1 प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का क्या बोलते हैं क्वालिफाइड होना चाहिए या रिटायर होना चाहिए। स्टेट कमीशन के अंदर 1 प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस आएंगे बराबर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है क्वालिफिकेशन मेंबर्स की, मतलब कि 10 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर्स डिग्री, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और अप टू 65 ईयर्स के एज होना चाहिए, और उन लोग 5 साल तक रह सकते हैं इधर। नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ज़्यादा का केस, 1 प्रेसिडेंट, 4 मेंबर्स, और हाँ नेशनल कमीशन के अंदर 1 वुमेन भी रहती है बराबर, मतलब कि जो 4 मेंबर रहते हैं वो एक उसमें से 1 वुमेन होनी चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करना। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस से क्या बोलते हैं आपको वापस से यहाँ पे दिखा दूँ, अगर स्लाइड्स देखना है तो आपको, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन जिसका भी कोई ऑर्डर आ गया अगर कोई फॉलो नहीं करता
तो वहां पे ना उनको पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी क्या होगी, 25,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी अगर वो फॉलो नहीं करते तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लैपटॉप बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जो टीवी का मैंने बताया, अगर मेरे को टीवी का उन्होंने बोल दिया कि रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए, तो अगर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे वो पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे 3 साल तक का इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, 1 महीने से लेकर 3 साल तक का इम्प्रूवमेंट, या फिर मेरे को मतलब कि उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 25,000 से लेकर 1 लाख तक का, या तो दोनों इम्प्रूवमेंट और पेनल्टी दोनों भी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना कुछ रूल्स दिए हुए हैं एनजीओ को। तो जैसे कि एनजीओ का मतलब पहले समझ लो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन भलाई वगैरह करती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को रोल दिया हुआ, मतलब कि एनजीओ को कुछ रोल दिए हुए, जैसे कि उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कैंपेन वगैरह, तो क्या जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो सके कि आपको बिल लेना चाहिए, फ्रॉड होता है तो क्या करना चाहिए, उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए कि अगर आपके साथ ये होता है तो क्या करना चाहिए, ये होता है तो क्या करना चाहिए। उनको सारी की सारी लीगल चीजें बतानी चाहिए कि आपको अगर बिल नहीं देता तो आप कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये सब चीजें उनको बताने का, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए। उनको अगर कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो उन लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, एक तरीके से कंज्यूमर को अवेयर करना कि उनके राइट्स क्या है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना। अगर उनको कुछ एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए कि मेरे साथ ये हो चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको वो सब चीज देना। और इनडायरेक्टली बिजनेस को भी कुछ ना कुछ बताना कि अगर कोई बिजनेस है वो गलत काम कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो उनको सही लाइन पे लाना, सही रास्ते पे लाना। तो उनको भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए। अगर वो जो बिजनेस है वो गलत राह पे चल रहा है, बिल वगैरह नहीं दे रहा है, तो उनको बताना कि बिल दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बिल नहीं देते तो आगे जाके आपके ऊपर फाइन हो सकता है या फिर केस हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें बतानी चाहिए बिजनेस को भी और कंज्यूमर को भी अवेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो कि क्या बोलते हैं एनजीओ है, जैसे कि जो कि ये करते हैं, मतलब कि ऐसे कुछ एनजीओ है जो कि ये सारी चीजें करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एक सीजीएस है, आपने नाम सुना होगा, वॉइस करके, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर एजुकेशन। आप यहाँ पे लिस्ट पढ़ सकते हो। अगर मैं सारी चीजें पढ़ने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और ऐसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है वीडियो। तो यहाँ पे इतना ही था। यहाँ पे एनजीओ के लिए भी कुछ चीजें बताइए, उन लोग को अवेयर करना चाहिए, कंज्यूमर को, बिजनेस को अवेयर करना चाहिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है। तो अब आपको इतना समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी कोई भी सवाल है, अभी तक के जितने लेसन हुए, तो प्लीज कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करना।